तो आज लेक्चर मेरा फोर्थ है और मैं आज दक्षिण भारत के बारे में और बेसिक कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी का क्लास 6 से लेकर 12 का पूरा बेसिक कंसेप्ट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, यूपीएसएससी कोई भी एग्ज़ाम, तो आप क्या पढ़ते हैं? आप लूसेंट की पढ़ते हैं ना। तो अगर इसको आप पढ़ लेंगे तो लूसेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। हाँ, पढ़िएगा, पर इसको पढ़ के पढ़िएगा लूसेंट को, तो आपको अलग और कंसेप्ट कितनी अच्छा, और ये पढ़ के पढ़ेंगे तो और आपको समझने में कोई बात मतलब कोई भी वर्ड समझने में आपको बहुत आसानी होगी। हैं, और यूपीएससी की तैयारी करें तो उसके रामबाण है इसको जो हम बेसिक बता रहे हैं, मैं नोट बनाया हूँ खुद से, और जो मेन पॉइंट होता है वही लिखा हूँ। ये नहीं कि पूरा ब्रॉड लिखा हूँ। आप पढ़ेंगे भी, अगर आप किताब ले खरीद के पढ़ेंगे एनसीईआरटी का, तब भी आप पढ़ेंगे तो उससे कंसेप्ट बना भी करेंगे। और अगर जिसे हम कह रहे हैं आप कंसेप्ट बनाइए, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप खरीद लीजिए किताब 6 से लेकर 12, उसको पढ़ के फिर इसका भी रिवीजन करेंगे तो आपको पता तो चलेगा कि हाँ क्या क्या हम पढ़े हैं, क्या क्या जानते हैं, तो उससे आपको कुछ बेनिफिशियल ज़रूर होगा। और कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बेसिक मजबूत करना है। तो मैं जो भी वीडियो बनाया हूँ, आप अगर देख रहे हैं तो आप उसको वॉच ज़रूर करिए, आपको उससे कुछ बेनिफिट्स होगी। ओके फ्रेंड, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो देखिए, दक्षिण भारत, हम आज भी दक्षिण भारत में खादान मिलती है हमें। दक्षिण भारत में कोयला मिलता है और से खनिज मिलती है, मिर्चा मिलता है, काली मिर्च, जैसे केरल का बात हो गई, वहाँ मसाला मिलता है। तो दक्षिण भारत में पहले से ही है। तो दक्षिण भारत के आप पढ़ चुके होंगे या नहीं पढ़े हैं, तो चलिए आप आइए देखिए दक्षिण भारत में सोना खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध। देखो, सोना, काली मिर्च, तो सोना और काली मिर्च, तो काली मिर्च कहाँ पर मिलता है? तो केरल में मिलता है। सोना कर्नाटक में, ठीक है। पत्थर भी वहाँ मिलते थे, ठीक है। और प्रसिद्ध हैं। काली मिर्च रोमन तथा साम्राज्य इतनी मांग थी, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च बहुत मांग थी, तो काली मिर्च का निर्यात, ठीक है, काली मिर्च जो यहाँ से जाता था केरल से, ठीक है, सोने के नाम से भी बुलाते थे। तो काली देखो, काले सोने के नाम से, काली मिर्च को काले सोने के नाम से बुलाते थे रोमन साम्राज्य के लोग। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों से रास्ते रोमन पहुँचाते। व्यापारी इन मतलब जो सामान को व्यापारी क्या जहाज़ों से जहाज़ों से सड़कों, कुछ रास्ते सड़कें तय करते थे और कुछ जहाज़ों से तय करके रोमन साम्राज्य पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में अनेक सोने के सिक्के मिले। देखिए, दक्षिण भारत में अनेक सोने के सिक्के मिलने का कारण यही है ना कि जो रोमन साम्राज्य जो यहाँ से व्यापार करते थे उन लोग को सोने का सिक्का मिलता था, तो भारत में लेके आते थे, ठीक है। तो असली बात है कि भारत में सोने के सिक्के मिलेंगे, ठीक है। उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है, ठीक है। और नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। तो आप जानते हैं कावेरी नदी, ठीक है। कावेरी नदी पे सबसे बड़ा शिव सुंदरम जलप्रपात बनता है, ठीक है, कावेरी नदी पे, ठीक है। आप याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। मुवेंदार ये एक तमिल शब्द है। मुवेंदार एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया। मुवेंदार का अर्थ, देखो पूछ सकता है मुवेंदार का अर्थ क्या होता है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, पीसीएस में भी पूछ सकता है, किसी भी एग्जाम में मुवेंदार का अर्थ पूछ सकता है। तो कहाँ था फ्रेंड? तो इसका मतलब अर्थ क्या है? तीन मुखिया, ठीक है। तो फिर मुवेंदार का मतलब होता है, इसका प्रयोग तीन शासक परिवार के मुखियों के लिए किया जाता, मतलब इसका प्रयोग तीन शासक के मुखियों के लिए किया जाता था। चोल, चेर था पांड्य, ठीक, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली था। आज 2300 साल पहले, आज से 2300 साल पहले, ठीक है, 2300, बहुत ज़्यादा, 2300। चोल का प्राचीन नाम पुहार था। चोल का प्राचीन नाम पुहार था। पुहार या कावेरी पट्टिनम। दूसरा था पांडवों की राजधानी मुदेर थी। पांडवों की राजधानी पूछ सकता है, मुदेर थी। फिर पांडवों की राजधानी थी मुदेर, ठीक। फिर इसके बाद सतवाहनों का सबसे प्रमुख राजा कौन? गौतमी पुत्र सतकर्णी था। सतवाहनों का सबसे
प्रमुख राजा कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी था। ठीक, और उसके बारे में हम पूरी जानकारी उसी माँ गौतमी बालश्री द्वारा दान किए एक अभिलेख से पता चलता। मतलब उसकी हमको जानकारी कहाँ से मिली है? ये भी पूछ सकता है कि जो सातवाहन का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र सतकर्णी था, उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिली? तो उसकी जानकारी हमें अभिलेख से मिली। तो अभिलेख कौन बनाया था उसका? तो उसकी गौतमी बालश्री दास दान के एक अभिलेख से पता चलता है। उसकी पूरी जानकारी उसी माँ की गौतमी बालश्री द्वारा बनाया गया अभिलेख में पता चलता है। ठीक, फिर इसके बाद वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते। दक्षिणापथ के स्वामी किसे कहा जाता था? गौतमीपुत्र सतकर्णी को। सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी एवं प्रमुख राजा कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी था। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी सबसे शक्तिशाली राजा था। उसका पूरी जानकारी हमें उसकी माँ गौतमी बालश्री द्वारा बनाए गए दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है, और वह सातवाहन का सबसे प्रतापी राजा था। ठीक, अब चलिए हम कुछ रेशम का सबसे पहले उपयोग कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था 7000 पहले। आज चीन इतनी चालाक देश है कि वो रेशम का उपयोग कर लिया था, पर हमें 4000 ईसा पूर्व बाद पता चला। ठीक है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पुराने पहले हुआ था। पर सिल्क रूट पर किस भारतीय नियंत्रण रखा था? ये तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है। रेशम का उत्पादन सबसे पहले आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। अब फिर दूसरा क्वेश्चन, सिल्क रूट पर किस भारतीय नियंत्रण रखा था? नियंत्रण रखने वाला शासकों में से सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे, जो करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमी उत्तर भारत पर इनका शासन। पश्चिमी उत्तर भारत पर सिल्क रूट पर किस भारतीय नियंत्रण रखा जाता था? नियंत्रण रखने वाला शासकों से सबसे पहले कुषाण था, करीब 2000 साल पहले आया। ठीक है, पश्चिमी उत्तर में भारत पर इनका शासन करता था। कुषाण के दो नियंत्रित केंद्र कौन थे? पेशवार और मथुरा। शक्तिशाली केंद्र कुषाण के थे। जो पेशवार और मथुरा सबसे शक्तिशाली केंद्र था कुषाण वंश के। और तक्षशिला, तो वर्तमान में तक्षशिला कहाँ पर है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, भी इनके राजा का हिस्सा था। अनेक शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शासक मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। देखो, तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था, जो कुषाण वंश के। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा थी। सिल्क रूट की इनकी शाखा थी, मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने पत्तनों तक जाए। मध्य एशिया से होते हुए सिंधु नदी के मुहाने से पत्तनों तक जाती थी। देखो, सिंधु नदी, आप मिठानकोट का नाम सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो सुन सकते हैं। मिठानकोट पाकिस्तान में पड़ता है, और हमारे जो सतलुज है, चेनाब है, रावी है, और एक है ब्यास नदी, उसका सबका मिलन कहाँ पर होता है? तो मिठानकोट में ही होता है। भारत से बाहर ही होता है, भारत में उसका कोई संगम नहीं, सिंधु नदी से कोई नहीं मिलती है। सब पाकिस्तान मिठानकोट के यहाँ मिलती है। हाँ, इसके पहले जब तिब्बत से प्रवेश करती हो, तब लद्दाख, पहले जम्मू कश्मीर का लद्दाख ज़िला होता था, तो वहाँ पर मिलती है। तो वहाँ उसकी सहायक नदियाँ होती हैं, हिंज होती हैं, उसकी सहायक नदियाँ 3 होती हैं, पर मेरे को अभी याद नहीं है। फिलहाल के लिए अगली वीडियो में बता दूंगा। जो भारत में सहायक नदियाँ मिलती हैं हुंज है, हाँ सॉरी, हुंज है, और एक हुंज है, और दो नहीं आ रहा है मुझे। ठीक, मैं अगली में बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ भारत में मिलती है। ठीक है, भारत से मिलती है, वो वहीं जम्मू कश्मीर से फिर निकल जाती है पाकिस्तान निकलते हुए, घूमते हुए मिठानकोट पे सब 4 जो नदी हैं, सतलुज है, ब्याज है, चेनाब है, रावी है। ठीक है, ये मिलती हैं 4 नदियाँ। ठीक है, फिर इसके बाद जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। ठीक है, और उस उपमहाद्वीप के सबसे सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। उस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने की सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। देखो, ये भी पूछ सकता है, सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले कौन शासक थे? तो कुषाण थे उस महाद्वीप पे। ठीक है, जो सिल्क कौन से महाद्वीप? तक्षशिला पे। देखिए फिर से, आप नहीं तो भूल जाएंगे। देखिए, तो सिल्क रूट पर किस भारतीय नियंत्रण था? तो नियंत्रण रखने वाला शासक सबसे पहले प्रसिद्ध कुषाण थे, करीब 2000 साल पहले। देखो,
ये कुषाण में सबसे शक्तिशाली दो केंद्र नियंत्रित दो केंद्र थे, और उसमें पेशवार मथुरा जो शक्तिशाली केंद्र था, और तक्षशिला में इनके ही राजा का हिस्सा था, इनके राज्य का हिस्सा था, मध्य एशिया में जारी करने वाला, ठीक है, मध्य एशिया में जारी करने वाला पहले सोने के सिक्के यही लोग जारी किए थे, ठीक है। और इसके बाद जो सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे, ठीक है। उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले कुषाण थे, ठीक है। इसके बाद कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली प्रमुख केंद्र था पेशवार और मथुरा। कितने वर्ष पूर्व मध्य एशिया तक पश्चिमी उत्तर भारत पर कुषाणों का शासन था? तो लगभग 2000 वर्ष पूर्व। कुषाण का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? कनिष्क था, ठीक है। कुषाण का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? कनिष्क था। कनिष्क 1900 साल पहले शासन किया था। कनिष्क एक बौद्ध परिषद का गठन किया था। कनिष्क किसका गठन किया था? बौद्ध परिषद का, फिर जिसमें एक होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। जो कुषाण द्वारा बनाए गए बौद्ध परिषद का गठन किया था, जिसमें अनेक विद्वान मिलकर एक महत्वपूर्ण विमर्श विचार करते थे। बौद्ध की जीवनी किसने लिखी थी? कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहे अश्वघोष ने लिखी थी। बौद्ध की जीवनी, देखो पूछ सकता है बौद्ध की जीवनी किसने लिखी थी? अश्वघोष लिखा था, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे, ठीक है। किसने लिखा था? अश्वघोष ने लिखा था, जो कनिष्क के दरबार में। बौद्ध की जीवनी किसने लिखी? बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बन सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद और अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब इनमें संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था, और अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब इन्हें संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया। तो मैं अगली वीडियो कल डाल दूँगा, तब तक के ये वीडियो कल मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा 10 तारीख को, और अगली 11 तारीख को बनाऊँगा वीडियो। तो उसमें मैं बेस्ट मतलब उसमें QI क्वेश्चन ही कराऊँगा। अब मैं सोच रहा हूँ मेरे पे वीडियो व्यूवर्स उतनी नहीं आ रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ उन लोग को कौन सा कंटेंट दूँ ताकि उन लोग को अच्छा लगे। तो मेरे हिसाब से मैं उन लोग को बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं NCERT उन लोग को रिवीजन करा रहा हूँ। NCERT तो मैं अपना ये क्लास डेली लेता ही रहूँगा। लेक्चर जितनी लेक्चर में ख़त्म होगा 20, 25, 30 लेक्चर जितनी भी बनेगा मैं सब लेक्चर दे दूँगा। और मैं अब QI क्वेश्चन भी कराऊँगा। QI क्वेश्चन सबसे लोग ज़्यादा देखने का वो करते हैं, क्योंकि मैं यूट्यूब पे भी देखा हूँ QI क्वेश्चन लोग ज़्यादा देखते हैं और प्रेफर QI क्वेश्चन पे करते हैं। तो क्या बोला जाता है, मैं QI क्वेश्चन सोच रहा हूँ कराने का। QI क्वेश्चन उन लोग को कराऊँगा तो उन लोग को बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। और मैं कुछ मैप के बारे में उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में क्या क्या मिलता है मैं वो भी बता दूंगा अगले वीडियो में, भूगोल से रिलेटेड। और मैं भूगोल का भी नदी के बारे में, कितनी नदी है, कहाँ से उद्गम हुआ है, उसके बारे में भी बताऊंगा कल से वीडियो, वो भी मैं एक अपलोड करूंगा भूगोल का। जियोग्राफी का NCERT। और फिर इसको पॉलिटी में मेन जो पॉलिटी का मेन होगा प्रधानमंत्री के बारे में, जैसे मेन जिससे आप बहुत जानते हैं, विधायक का मतलब नहीं जानते हैं लोग, तो उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है फ्रेंड। तो रख रहा हूँ वीडियो, तो अगले मिलेंगे, बाय।